चलेंगी लगातार मगर तेज से सरीशु पर नजर, मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक, समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाज़रीन ये सब भी बताएंगे। नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, सजा मुअत्तल कर दी गई है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में आपको बताते चले कि नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, सजा मुअत्तल कर दी गई है। अच्छी खबर है नवाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स के हवाले से और हिल मेटल कंपनी के हवाले से केस की समाअत थी, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है कि नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उनकी सजा को भी मुअत्तल कर दिया गया है। यह आखिरी केस था जिसके हवाले से फैसला होना था और जिसकी वजह से इंतखाबात में ताखीर हो सकती थी, लेकिन अब नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बात करते हैं ज़िशान सैयद से। ज़िशान सैयद, फैसला आ चुका है, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में क्या कहेंगे, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रेफरेंसेस की जो कहानी आखिरकार नवाज शरीफ की जीत पर ही ऐसे वो एहतमाम को पहुंची। 2016 से शुरू होने वाला ये सिलसिला आज खत्म हो गया। बिल्कुल, ये सिलसिला खत्म हो गया और नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आपको बताते चले अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। इससे पहले बताते चले जो केसेस थे उसमें भी नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया था और नवाज शरीफ की सजा को भी मुअत्तल कर दिया गया है। अब नवाज शरीफ के ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं है जो कि इंतखाबात में ताखीर का बायस बन सके। अब नवाज शरीफ आसानी से इलेक्शन इंतखाबात लड़ सकते हैं और ये आखिरी केस था जिसका फैसला होना था और फैसला आ चुका है कि नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और सजा भी नवाज शरीफ की मुअत्तल कर दी गई है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब सब क्लियर हो चुका है, नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल चुकी है, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में यह हम समाअत हुई जिसके बाद ये फैसला सामने आ चुका है कि नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। फैसला महफूज कर लिया गया था और अब सुना दिया गया है कि नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल करते हुए नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी किया जाता है। ज़िशान सैयद साथ है। ज़िशान सैयद, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया क्या है, डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। पनामा रेफरेंसेस के आखिरी और तीसरे रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां हसन और अंग्रेज से अशताब से कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया था और अब वो फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के 2018 का जो फैसला था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ जो 2016 से शुरू हुए पनामा के रेफरेंसेस थे, पनामा केसेस थे, वो आखिरकार इख्तिताम पजीर हो गए। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को तीसरे रेफरेंस में बरी कर दिया। इससे पहले दो रेफरेंसेस थे, एक एवन फील्ड अपार्टमेंट, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी किया था, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने खुद नवाज शरीफ को बरी किया था और नेब ने उस अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। ताहम गुज़श्ता समात पे नेब ने वो अपील वापस ले ली थी। आज एक रेफरेंस जिनकी जो दरख्वास्त थी नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में सजा मुअत्तली की और बरीयत की, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जबकि साथ ही नेब की जो दरख्वास्त थी अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में सजा बढ़ाने की, वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बार फिर से एक बड़ा रिलीफ दे दिया। जी बिल्कुल, बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। पनामा रेफरेंस के तीसरे और आखिरी रेफरेंस में नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब इसकी कड़ियां खत्म हो चुकी है। इसके अलावा एहतसाब अदालत के 2018 के नैब रेफरेंस को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया, सजा मुअत्तल कर दी गई। नैब की जानिब से सदा की गई थी उनकी सजा बढ़ाने के हवाले से, लेकिन उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है और बाइज्जत बरी कर दिया गया है। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, राजा खालिद हमारे साथ है। राजा खालिद, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आप माहिर कानून है, बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी गई है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्या ये फैसला यही डिजर्व करते थे, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि ये जो रेफरेंसेस फाइल किए गए थे
इनका बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो नैब ने नहीं की, बल्कि एक JIT कॉन्स्टिट्यूट हुई थी लेड बाय वाजिद जिया। तो उनकी क़यादत में JIT ने इन्वेस्टिगेट किया और फिर वो रेफरेंस बना के नैब के हवाले किया। नैब ने कोर्ट में वो फाइल कर दी है। और ये सारा जो हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब को मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया, जो बार बार जो हर रोज रिपोर्ट जिनके पास जाती थी, जो इसे चेक कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, जिसके नतीजे में ये सजाएं हुई थी। उस वक्त मकसद सिर्फ ये था कि मियां नवाज शरीफ को रास्ते से हटाते हुए इमरान खान साहब को लाया जाए। उसमें वो कामयाब हुए, लेकिन मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि हमारी डेमोक्रेसी डिरेल हुई, हमारी मैशियत को एक ज़रबे कारी लगी, बहुत बड़ा धचका लगा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस रेफरेंस का जो लॉजिकल एंड है यही होना था। आज भी आप देखें कि नैब से पूछा गया कि आप कैसे लिंक करते हैं, आपके पास क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं था, सिवाय इस दलील के कि इनके बेटों के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो इस तरह की मिल्स लगा सकें। बस ये दलील थी। अच्छा खालिद एडवोकेट साहब, ये बताइएगा कि जब कोई दलील इनके पास थी ही नहीं तो इतना प्रोलॉन्ग करने की क्या वजह थी? इस केस को तभी क्यों नहीं निपटा दिया गया था वक्त पर? देखिए, उस वक्त तो ये था कि एक तो नैब कतन तावन नहीं कर रहा था। नैब के जो उस वक्त के चेयरमैन थे, आपको याद होगा कि उन्होंने जब कहा कि अब हवाओं का रुख दोनों तरफ होगा, तो फिर उन्हें एक आध कोई वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया गया, जिसके नतीजे में उन्होंने एकतरफा तौर पे ये सारी प्रोसीडिंग शुरू की और एक बंदे को, एक पार्टी को या उसके कुछ ओहदेदारों को टारगेट करके इस तरह के रेफरेंसेस में सजाएं दिलवाई गई, जिसका एंड यही होना था। लेकिन ये खेल पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए। किसी भी, वो पॉलिटिकल लीडर है, ब्यूरोक्रेट है, किसी को भी विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए नाजायज तौर पे। अगर कोई कानून के एम्बिट में आता है, कानून के दायरे में आता है और वाकई उसने जुर्म कर रखा है, फिर उसे स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब तो इनके राह में कोई रुकावट हाइल नहीं होगी, क्योंकि ये लास्ट रेफरेंस था। उसके बाद तीसरा रेफरेंस था जो कि पनामा की कड़ी थी, इसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो अब कोई दरमियान में रुकावट तो नहीं आएगी नवाज शरीफ के लिए? जी यकीनन। अब यानी इन दो केसेस में वो सजा याफ्ता थे, दोनों में एक्विट हो गए, तो अब वो बरी हैं। उनके रास्ते में कानूनी तौर पे कोई रुकावट नहीं आती। रहा वो सवाल जो किया जाता है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाइल करार दिया था सादिक और अमीन ना समझते हुए, तो वो भी बहुत अजीबोगरीब बात थी कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, ये ना तो किसी कानून के अंदर है, ना ही आइन के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सजा जो किसी स्टैट्यूट बुक में नहीं है, वो कहां से लाके इन्हें डिस्क्वालीफाई किया था। राजा खालिद एडवोकेट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किए हाफिज एहसान अहमद भी हमारे साथ है, माहिर कानून है। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एहसान साहब, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, पनामा रेफरेंस के तीसरे और आखिरी रेफरेंस में इनको बरी किया गया है। बताइएगा इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और इस फैसले को आपको क्या लगता है कि फैसला दुरुस्त किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालत जो भी फैसला करती है हमें उसे मानना चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट इस चीज़ के अंदर है कि ये प्रोसेस स्टार्ट किस तरह हुआ। 2016 से ये स्टार्ट हुआ, 2017 के अंदर पनामा की जजमेंट आई और उसके बाद 3 मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया और फिर 3 रेफरेंसेस बने और वो रेफरेंसेस जो थे उसकी फिर सजाएं जो है वो 2017 के अंदर 18 के अंदर आपके सामने आई। अब जो इम्पोर्टेंट इस चीज़ के अंदर है वो 2 चीज़ें आई हैं। एक इसके अंदर ये आया है कि डेफिनेटली जो जजमेंट थी ट्रायल कोर्ट की उसके अंदर लीगल लैप्सेस भी थे, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन जो थी उसने उस लेवल के ऊपर अपने जो डिफेंस जो एविडेंस थी वो भी नहीं लेके आई और चीज़ों को करॉबोरेट भी नहीं किया। और तीसरा जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई वो ये आई कि प्रोसिक्यूशन अपनी प्रोसिक्यूशन से हट गई और वो हटी उस दिन है जब मियाँ साहब पाकिस्तान के अंदर वापस आए हैं और वहां पे आके उन्होंने ना उनकी जो बेल थी जिसको आप प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं उसको अपोज किया, ना उनके
वारंट्स को किया, ना उनकी रेस्टोरेशंस को किया। और उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल ने एक स्टेटमेंट दी, और उस स्टेटमेंट ये दी कि ये जो नैब के रेफरेंसेस थे ये हमने नहीं बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बने थे, और जो कहने पे बने थे उसको एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है वो वॉच कर रहा था। और उसी बुनियाद पे आपने देखा कि जब आपकी प्रोसिक्यूशन ओनरशिप न ले तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाता अदालत का कि डिफेंस साइड की प्ली करे। उससे पहले एवनफील्ड के अंदर भी इसी तरह हुआ, हाई कोर्ट की जजमेंट आई, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। अब आज भी जो जजमेंट आई है उससे पहले 2 हियरिंग्स के अंदर एक चीज आई है, वो ये आई है कि नैब ने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को डिफेंड करने की बजाय कहा कि इसको रिमांड करें, जिसको अदालत ने नहीं माना। आज दोबारा फिर नैब ने कहा कि आप उस जजमेंट को रिमांड कर दें, नहीं माना। और जब आपकी प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी प्रोसिक्यूशन वाली एविडेंस जो है उसके ऊपर खड़ी नहीं हो सकती, तो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर अदालत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आज भी जो 2-3 सवाल किए डिवीजन बेंच ने, और उसके अंदर उन्होंने पूछा कि आप लिंक बताएं, आप सोर्स बताएं, आप उसकी वैल्यू बताएं, तो जब तीनों चीजों का जवाब नहीं आया तो अल्टीमेटली यही होना था कि आज मियां साहब को इस तीसरे रेफरेंस के अंदर बरी कर दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अब इसके अंदर ये आएगी कि क्या ये जो इक्विटल आई है ये बिल्कुल वैसे ही हाफिज एहसान अहमद, जैसा आपने कहा कि प्रोसिक्यूशन वहां पर हट गई थी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो बिल्कुल तमाम तर जो कड़ियां फिर उसी से मिल रही हैं। हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ उस्मान राना मौजूद है, नियो के नुमाइंदे हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है, उनसे सूरत हाल जानते कि ताज़ा सूरत हाल क्या है। उस्मान राना बताइएगा ताज़ा सूरत हाल के हवाले से आप, क्योंकि बाहर मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। रवाना होंगे जैसे कि जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं उनको अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है। अदालत में आज जो है नैब प्रोसिक्यूटर उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए और अदालत ने पौने घंटे का टाइम दिया था नैब प्रोसिक्यूटर अज़हर मकबूल को। उनकी जानिब से जब दलाइल दिए गए तो अदालत ने बारहा मुख्तलिफ सवालात पूछे कि आप ये रिकॉर्ड के हवाले से बताएं, क्योंकि जो रिकॉर्ड था जिसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो तमाम फ़ोटो कॉपीज़ थी, उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि ओरिजिनल चीज़ें हों। तो अदालत ने उनसे पूछा तो जो नैब प्रोसिक्यूटर थे वो फराम ना कर सके। इसके बाद अमजद परवेज़ जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने जवाब में भी जो है अदालत को बताया कि हमें अभी तक जो मुसद्दका नकूल हैं वो भी फराम नहीं की गई, सज़ा दे दी गई, लेकिन इस हवाले से जो सबूत थे वो नहीं पेश किए गए। तो अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अब ये बड़ा फैसला सामने आया है कि अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी करार दे दिया है, जबकि ये अभी तक तहरीरी हुक्मनामा जो है वो तो सामने नहीं आया, लेकिन अभी जो मुख्तसर ऑर्डर है वो अदालत की जानिब से सुनाया गया है। इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो हाई कोर्ट के अंदर ही हैं और हाई कोर्ट में जो उनके साथी वकला है, जो उनके साथ कानूनी टीम है मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से भी खुशी का इज़हार किया जा रहा है। जो सीनियर रहनुमा आए हैं उनकी जानिब से भी जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से जो है नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कमरा अदालत में भी जो है मुबारकबाद दी गई, उनके साथ जो सीनियर वकला थे उनकी जानिब से, और ये कहा गया कि जाके जैसे कि आज़म नज़ीर तार जो थे वो भी कमरा अदालत में थे, अब कमरा अदालत के से बाहर की तरफ आ रहे हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया कि पहले जो ये रेफरेंसेस थे यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे दायर तो किए गए थे लेकिन सबूत मौजूद नहीं थे। तो अब ये बड़ा फैसला आ चुका है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जो है बरी कर दिया गया है। जी ठीक है, उनको बरी कर दिया गया है। ये बताइएगा कि अब जो तफसीली फैसला है वो कितनी देर में जारी हो जाएगा और नवाज शरीफ क्या अभी अदालत में ही मौजूद है या वहां से निकल चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर अब तफसीली फ़ैसले की बात की जाए तो तफसीली फ़ैसला जो है वो रात को भी आ सकता है, क्योंकि ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा ये तफसीली फ़ैसला, या फिर कल सुबह आ सकता है। ये अदालत पे मुनसर है कि अदालत तफसीली फ़ैसला कब जारी करती है, क्योंकि ये तहरीरी हुक्मनामा ताहाल जो है सामने नहीं आया। तहरीरी हुक्मनामा जो है उसमें इस फ़ैसले के हवाले से जो है वो डिटेल लिखी जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो मुख्तसर फ़ैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया है उसमें सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। बरी क्यों किया गया है इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो तहरीरी हुक्मनामे में अदालत की जानिब से 2 रुकनी जो बेंच है वो जारी करेगा। ये 2 रुकनी बेंच की जानिब से अदालत में जो फरीकैन थे उन्होंने दलाइल भी दिए, और फरीकैन के जो वकला थे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अपने अपने मौक़िफ़ पे के जैसे कि नैब प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस रेफरेंस को वापस भेज दिया जाए एहतसाब अदालत में। एहतसाब अदालत दोबारा इसका जो है वो फैसला
फैसला करे और इस पर तमाम तर हियरिंग दोबारा से हो। लेकिन अदालत ने, क्योंकि अदालत ने गुज़िश्ता समात में भी इनकी जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया था, आज फिर अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए कहा कि आप जो दलाइल हैं वो दे। तो उस हवाले से मेरिट पे नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत ने 12 पूछा। वाजिद ज़िया के हवाले से भी बात हुई इस केस में। वाजिद ज़िया के हवाले से अदालत ने पूछा कि ये बताएं कि जो वाजिद स्टार गवाह जो थे उनकी जानिब से कुछ सबूत, और उसके हवाले से उन्होंने बताया कि जो सबूत दिए गए तो वो ज़्यादातर फ़ोटो कापीज़ थी। और वाजिद ज़िया की जानिब से भी कहा गया था कि इस हवाले से जो सबूत है वो मौजूद नहीं है, तो इस पर सज़ा क्यों दी गई, अदालत की जानिब से कहा गया। तो उसके बाद अब ये बड़ा फैसला अदालत ने सुनाया है और अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी करार दे दिया है। इस वक्त जो कमरा अदालत की बात की जाए तो नवाज शरीफ को मुबारकबादें दी जा रही हैं। उनके जो सीनियर रहनुमा जो थे, मरियम औरंगज़ेब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ है, इसके अलावा दीगर रहनुमा जो उनके साथ मौजूद है, इसहाक डार भी उनके साथ है, उनकी जानिब से भी मुबारकबाद दी गई है। बिल्कुल, इस वक्त नवाज शरीफ को मुबारकबादें देने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ रहिएगा ज़ीशान सैयद, हम भी हमारे साथ है। ज़ीशान सैयद, बताइएगा आज क्या दलाइल दिए गए और क्या मुकालमा हुआ जज का, प्रोसिक्यूटर की जानिब से क्या सबूत दिए गए, ये बताइएगा, दिए भी गए कि नहीं दिए गए? देखिए, पनामा रेफरेंसेस में जब ये सिलसिला 2016 में शुरू हुआ तो शुरुआत जब हुई उसमें ज़िमनी रेफरेंसेस और सीएम अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त से, मतलब नैब जो है वो कोई मौका हाथ से जाया नहीं होने दे जा रहा था इस मामले को तूल देने के लिए। लेकिन जब नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई तो उसके बाद नैब ने अपने हाथ ऐसे खड़े कर दिए जैसे कि जो कुछ हो भी तो उन्होंने के पास कुछ भी नहीं था। 2 रेफरेंसेस में पहले भी जब एवन फील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ को बरी करने का वक्त आया तो भी उन्होंने कहा, नैब की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज को बरी कर चुके अदालत, तो हमने उस फैसले को चैलेंज नहीं किया, यानी कि आप नवाज शरीफ को बरी कर सकते हैं। फ्लैगशिप में उन्होंने अपना रेफरेंस वापस लिया। आज जब अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस की बात आई और यहाँ पे भी नैब ने इस केस में 2 दफा कहा कि इसको रिमांड बैक करे, यानी कि एहतसाब अदालत बेशक भेज दे दोबारा और मुमकिन है वहां से कोई रिलीफ मिले, लेकिन अदालत ने वो इस्तदा मुस्तरद कर दी। और अदालत ने जब नए प्रोसिक्यूशन को कहा कि आप मेरिट के ऊपर दलाइल दे, तो नए प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत को बताया गया कि हम आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आधे घंटे नहीं, पौने घंटे में आप अपने दलाइल दे, लेकिन सबूतों के साथ बताए कि नवाज शरीफ की मलकियत कैसी रही, अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस या हेल मेटल कंपनी जो है वो कब खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, सऊदी अरब से उसके लिए पैसे कैसे गए और नवाज शरीफ की मलकियत कैसी थी। जबकि नवाज शरीफ की जो वकला है उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि इन्होंने नवाज शरीफ की कौमी असम्बली की तकरीर और हुसैन नवाज की निजी चैनल की एक इंटरव्यू के ऊपर ये पूरा रेफरेंस बनाया है और बाकी उनके पास कोई शवाहिद नहीं है। और नैब ने भी ये कहा कि हमारे पास जो दस्तावेजात है उसमें ओरिजिनल कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे पास जितनी भी चीजें वो फोटो कॉपीज है, जिस पर अदालत की जानिब से इस्तिफसार किया गया कि क्या अदालत एक रेफरेंस जो है जिसके फोटो कॉपीज के ऊपर कोई फैसला कर सकते हैं। आप जो बातें कर रहे हैं उस मफरूजे हैं और मफरूजों के ऊपर सजा बनती नहीं है। नैब की जानिब से ये भी बताया गया कि हमने जितना भी इस केस को किया, पहली बात तो यह है कि 2016 में जब ये मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी थी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही ये 3 रेफरेंसेस दायर हो गए। इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई थी और JIT वाजिद ज़िया जो है वो लीड कर रहे थे। फिर हमने भी तफ्तीश की, लेकिन वाजिद ज़िया जो JIT के सरबराह थे उसके जो एनालिसिस थे हमने उसके ऊपर ये पूरा जो केस है ये पुट ऑफ किया। अब वाजिद ज़िया के एनालिसिस का नैब बता रहे हैं कि वाजिद ज़िया के एनालिसिस थे कि नवाज शरीफ जो है वो हेल मेटल कंपनी और अल अजीज़िया स्टील मिल कंपनी के मालिक है, जबकि सबूत या शवाहिद इस तरह ग्राउंड पे कोई चीज मौजूद नहीं है। ताहम जो दस्तावेजात हमारे पास मौजूद है वो फोटो कॉपी है। तो अदालत की जानिब से इस पे भी आ गया कि ये देखिए फोटो कॉपीज जो है वो अदालती रिकॉर्ड पर नहीं लाए जा सकते और आप जो बातें सारे हैं वो मफरूज है। ताहम अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर पहले फैसला महफूज कर लिया और फिर तकरीबन 5 से 6 मिनट के वक्फे के बाद उस फैसले को सुनाया जिसमें नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और एहतसाब अदालत ने 2018 दिसंबर 2018 में नवाज शरीफ को इसी अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और 2.5 मिलियन रुपए जुर्माना।
तो उस फैसले को अदालत ने कलअदम करार दे दिया। साथ ही नेब की जानिब से एक अपील भी थी कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जो सजा है वो कम दी है उसको बढ़ाया जाए, तो उस अपील को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और यूं नवाज शरीफ को ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ इरफान कादिर मौजूद है, हमारे माहिर कानून है, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया। इरफान कादिर साहब, फैसला सुना दिया गया है, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? आपको बताएं एहतसाब अदालत का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और इसके अलावा नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया है। और इसके अलावा जो वहां पर बातचीत हुई, जो आज कोर्ट में बात हुई पनामा रेफरेंस के तीसरे और आखिरी रेफरेंस के हवाले से, उसमें कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि सबूत दिए जाए, लेकिन नैब प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई सबूत पेश ना किए गए और ये कहा गया कि जो भी दस्तावेजात मौजूद हैं वो कॉपीज मौजूद हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। जिसके बाद जो फैसला था वो सुना दिया कि नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उनकी सजा को भी मुअत्तल कर दिया गया है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स के हवाले से ये फैसला है, एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से, नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया केस में भी बरी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया। इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद है। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इरफान कादिर साहब, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ज़ीशान सैयद, बताइएगा क्या दलाइल दिए गए मजीद? देखिए, ये नवाज शरीफ के खिलाफ तीसरा जो नेब का रेफरेंस था और ये बड़े अहमियत का हामिल रेफरेंस ही था, क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ जब वो वजीर आजम थे आखिरी दफा तो 2016 में एक रेफरेंस पनामा लीक्स आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे उनके खिलाफ ये रेफरेंसेस दायर की गए थे। 2 रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को पहली रिलीफ मिल चुका और आज जो आखिरी रेफरेंस था अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस, इसमें चूंकि 2 समातें हुई, आज दूसरी समात पे नवाज शरीफ को रिलीफ दे दिया गया। चूंकि नेब की जानिब से जो ऐसे कोई दस्तावेजात, ऐसे कोई सबूत और ना ही ऐसे कोई ठोस दलाइल जो है वो दिए गए जिसपे अदालत मुतमईन होते। अदालत के चीफ जस्टिस जो 2 चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब पर जो डिवीजन बेंच थे, उनके सवालात के कोई ठोस जवाब नेब की जानिब से नहीं दिया गया, बल्कि एक मौके पर जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ के वकला अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ को कहा कि नेब आपको बहुत बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, मालूम नहीं आप ये रिलीफ क्यों नहीं ले रहे। तो दूसरा ये कि नेब की जानिब से इस केस को मेरिट के ऊपर डिस्कस करने का या इस केस को लड़ने के लिए कोई भी खातिर ख्वाह इस किस्म की स्ट्रेटेजी भी नहीं थी और नेब का पहली समात पे भी यही इस्तिदा थी कि इस केस को रिमांड बैक करे और आज भी उनकी यही इस्तिदा थी कि इस केस को रिमांड बैक करे, जिस पर आजम नजीर तारड़ ने अदालत को बताया कि इस केस पे अगर रिमांड बैक करे तो भी हम इसी हाई कोर्ट वापस आएंगे। तो उस पे अदालत ने उनकी वो इस्तदा मुस्तरद कर दी। मेरिट पर जब दलाइल नेब ने शुरू कर दी तो नेब के दलाइल जो आधे घंटे के थे वो आधे घंटे से भी कम वक्त में उन्होंने अपने दलाइल खत्म कर दिए और उनकी नेब प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूटर है अजहर मकबूल शाह, उन्होंने दलाइल और उन्होंने कहा कि हमने जो किया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि पनामा लीक्स है तो रेफरेंसेस दायर करें, हमने एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस दायर कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दे दी और इन रेफरेंसेस की तफ्तीश जो है या इन्वेस्टिगेशन जो है वो JIT ने की। हाँ, एक बात अब सामने आ गई कि नेब ने कहा कि हमने अपनी सतह पे तफ्तीश की लेकिन हमने वाजिद जिया के एनालिसिस के ऊपर की। एक तरफ नेब इस बात को मानने को तैयार है कि नेब JIT ने तफ्तीश की थी, दूसरी तरफ नेब ये बता रही है कि हमने वाजिद जिया के एनालिसिस के ऊपर तफ्तीश की। अब वो एनालिसिस ये है कि वाजिद जिया खुद इस केस में बता रहे हैं कि मेरे पास अल अज़ीज़िया स्टील मिल और हेल मेटल कंपनी के हवाले से नवाज शरीफ की मलकियत के सबूत नहीं है और नेब उसको एनालिसिस कर रहा है और नेब कह रहा है कि वाजिद जिया ने ये एनालाइज किया था या एनालिसिस किए थे कि ये नवाज शरीफ की मलकियत है। तो ये और नेब की जो आज की जो मेरिट्स के ऊपर जो दलाइल थे वो मफरूजों के ऊपर ही हम कह सकते हैं और जैसा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी कह दिया
कि आप जो है वो मफरूजों के ऊपर बात ना करें, क्योंकि अगर दस्तावेजात के हवाले से जब अदालत ने पूछा तो भी नेब की जानिब से यही बताया गया कि दस्तावेजात हमारे पास फोटो कापीज है, और उस पर नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि ये तो बेहतर है वो फोटो कॉपीज भी नहीं है, हमें आज तक वो कॉपियां मुहैया नहीं की गई। तो अदालत ने जब नेब से फिर भी यही किया कि आप जो भी दस्तावेजात है, अगर आप फोटो कॉपी है तो फोटो कॉपी के ऊपर एक तो सजा बनती नहीं है, दूसरा ये कि जो चीजें आप बता रहे हैं उसमें जो JIT सरबराह था वाजिद जिया ने जो चीजें बताई उसको भी आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, और आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस यानी कि मफरूजों के ऊपर कोई सजा बनती नहीं है। अदालत ने दलाइल दोनों फरीकैन के जो दलाइल थे वो मुकम्मल होने के बाद फिर अदालत ने इस नतीजे पर पहुंचे कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ीशान सैयद, आपका मतलब ये है कि वाजिद ज़िया का जो एनालिसिस था उसमें भी तज़ाद पाया जा रहा था, जिसकी नैब ने कहा कि हमने उनके एनालिसिस के ऊपर हमने तफ्तीश की है, और उसके बाद भी जो आपने कहा कि एनालिसिस में पहले वो ऑपोजिट थे, उसके बाद जो नैब ने कहा तो वो उनके हक में जा रहे थे, मतलब कि ये वाला डिसीजन भी जो था नैब का वो भी बाइस्ड हो गया। देखिए, नेब पहली बात तो यह कि इन रेफरेंसेस में नेब ने कोई तफ्तीश की नहीं थी, ये जो सुप्रीम कोर्ट की JIT बनी थी उसी ने तफ्तीश की थी। दूसरा ये कि आज के जो आर्गूमेंट्स थे इनसे मैं समझा था कि नेब ने वो शायद JIT के जो रिपोर्ट्स थे वो मुकम्मल स्टडी नहीं की थी, क्योंकि एक तरफ नेब की जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उन्होंने कहा कि वाजिद जिया ने एनालिसिस किया कि नवाज शरीफ जो है वो अल अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल्स के मालिक है, जिस पर अदालत ने कहा कि वाजिद जिया ने तो कहा ही नहीं, बल्कि वाजिद जिया तो उस JIT रिपोर्ट में ये कह रहा है कि मेरे पास नवाज शरीफ की मलकियत के हवाले से कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। जो शवाहिद है उन्होंने कहा कि ये हुसैन नवाज और हसन नवाज के हवाले से है, और नवाज शरीफ के जो वकील है उन्होंने भी अदालत को ये बताया कि जिस पॉइंट को ये रेस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो ये मलकियत है, चूंकि नेब यही बार बार कह रहे थे कि नवाज शरीफ के जो बेटे वो उस वक्त उनके जराए आमदन इतनी नहीं थे जब ये दोनों कंपनीज बनी, तो जो नए प्रोसिक्यूशन थे जब से हम ये देख रहे 2016 से लेके 2023 तक ये जो 6-7 साल का दौरानिया गुजरा उसमें नेब का कोई एक बंदा जो है वो किसी केस में रेगुलर नहीं रहा, मुख्तलिफ औकात पे उनकी प्रोसिक्यूशन टीम चेंज होती रही है। और जो आज की या कल की इस जो मौजूदा नवाज शरीफ के रेफरेंसेस के जो बरीयत का जो मामला आया, जब नवाज शरीफ को बरी किया गया तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन टीम है ये नई ली मुतारिफ कराई गई थी, और उनको जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने JIT के जो रिपोर्ट थी वो प्रॉपर स्टडी नहीं की थी या कोई डायरेक्शन थी जो भी था, लेकिन वो प्रॉपर अपने केस को वहां पे कॉन्टेस्ट ना कर सके, अदालत को मुतमईन ना कर सकी, जिसके बिहार पे अदालत ने पहले एवरफील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ को बरी किया था, फिर नेब ने फ्लैगशिप रेफरेंस के खिलाफ अपील वापस ले ली तो वो दूसरा रिलीफ था, और आज तीसरा जो रिलीफ नवाज शरीफ को मिल गया वो अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में था, क्योंकि नेब के जो दलाइल थे वो खुद जो अंदाजे के मुताबिक, या हम कह सकते हैं कि नेब खुद अपने दलाइल के साथ ही कंफ्यूज थे कि उन्होंने दलाइल क्या देने हैं। जी बिल्कुल, आपने कहा कि वो खुद से कंफ्यूज थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि वाजिद जिया की जानिब से ये कहा गया था कि मलकियत के हवाले से कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, और उनकी जानिब से ऑपोजिट बयान दिया गया। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अपने नाज़रीन को हम एक मरतबा फिर से बताते चले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। जावेद बलोच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बलोच, बताइएगा फैसले के हवाले से, आज जो फैसला सुनाया गया है नवाज शरीफ की बरीयत के हवाले से, अब नवाज शरीफ को टोटली क्लियर कर दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है तीनों केसेस में, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बड़ा अहम ये फैसला है आज का, और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये तीसरा और फाइनल रेफरेंस था जिसमें आज नवाज शरीफ को बरी किया गया है। तो मतलब ये है कि अब नवाज शरीफ पर कोई केस यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिसमें वो सजायाफ्ता हो या उनके इलेक्शन लड़ने में कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी हो। हाँ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा सकता है कि उनकी जो लाइफ टाइम नाअहली है उसको चैलेंज करने के हवाले से उस पर कोई ना कोई फैसला जो है वो आना होगा, उसके बाद जो है ये इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन जो केसेस हैं उनकी हद तक जो है मामला खत्म हो गया है, और ये फाइनल रेफरेंस था जिसमें आज नवाज शरीफ को बरी किया गया है।
बिल्कुल, फाइनल रेफरेंस में नवाज शरीफ को आज बरी कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान सैयद साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब से बताया गया कि जब आज अदालत में बात हो रही थी, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से उन्होंने ये कहा गया कि जो GIT बनाई गई थी, जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया कर रहे थे, उन्होंने वहां पर जब उनको कोर्ट किया और ये कहा गया कि वाजिद ज़िया की जानिब से ये कहा गया था कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने आगे से कहा कि ये तो आप बात ही ऑपोजिट कर रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा कि नैब की जानिब से क्या तैयारी नहीं की गई थी, क्योंकि नैब की जानिब से जो दलाइल दिए गए वाजिद ज़िया को कोट करके वही गलत दिए गए थे। जी जावेद बलोच। देखें, ये जो सारा रेफरेंस था, जो भी रेफरेंस बने और नैब ने ये तस्लीम किया था कि ये तमाम रेफरेंस जो है वो JIT की विश पे बने थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो विश थी उस पे बने थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन में बने थे। पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान की कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई निगरान जज जो है वो किसी केस पर लगा दिया जाए और उस केस में निगरान जज जो है वो मॉनिटरिंग करे कि इस केस की क्या जो है वो समाअत हो रही है और समाअत कैसे चल रही है, और विद इन टाइमलाइन जो है ये कहा गया कि विद इन 6 मंथ इस केस का फैसला भी कर दिया जाए। तो अदलिया की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई इस तरह का कोई एग्जाम्पल मौजूद हो, कोई निगरान जज बिठा दिया जाए या कोर्ट को ये फोर्स किया जाए कि आप इस टाइम फ्रेम में जो है वो अपना फैसला दें। फिर जिस एजेंसी ने, जिस नैब ने ये रेफरेंस बनाए थे, उनकी तरफ से भी बयान सामने आ गए हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आ गई है कि किस तरह ये रेफरेंस बनाए थे और किस तरह किन रिपोर्ट पर जो है ये रेफरेंस बनाए गए थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी आके साबित हुई हैं, इसीलिए जो पहले 2 रेफरेंस थे उसमें उन्हें बरी किया गया और फिर अब जो है तीसरा रेफरेंस जो फाइनल रेफरेंस था उसमें भी उन्हें बरी कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब नवाज शरीफ पर कोई केस बाकी नहीं रहा और ना ही कोई ऐसा केस है जिसमें वो कन्विक्टेड हों या सजा याफ्ता हों, चूंकि अब इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन आने वाला है, 8 फरवरी को इलेक्शन है और आइंदा चंद दिनों में विद इन 2 और 3 डेज जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना बाकी है। तो उसमें ये इस फैसले का जो टाइमलाइन है ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि इन दिनों में फैसला आया जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो जुल्फकार भुट्टो शहीद केस का रेफरेंस का जो केस चल रहा है उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। बिल्कुल इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन जावेद बलोच, जो कयास-ए-राइयां की जा रही थी कि नवाज शरीफ डील के तहत आए हैं, जो कहा जा रहा था लोगों की जानिब से, अवाम की जानिब से बातें गर्दिश कर रही थी, तो क्या फिर उसमें अब कितनी सदाकत नजर आ रही है, क्योंकि हर चीज में तो नवाज शरीफ को क्लियर कर दिया गया है। देखें, डील जो है वो किस चीज का नाम है, डील जो है वो किससे डील करके आए हैं और किस तरह डील करके आए हैं। जो चीजें एक ओपन कोर्ट में चल रही हैं, पूरी दुनिया जो है उसे देख रही है, पूरा मीडिया जो है उसको रिपोर्ट कर रहा है, तो कहाँ पे डील चल रही है, किस तरह डील चल रही है, इसका कहीं अंदाजा लगाना या किसी पे इल्जाम लगाना कोई इतना आसान नहीं होता कि जो है वो डील या लाडला का जो खिताब दिया जा रहा है उन्हें। मामला ये है कि तमाम मामला जो हैं वो कोर्ट में सेटल हुए हैं, कोर्ट से ही सजा हुई थी और कोर्ट से ही जो है उन्हें बरी किया गया। तो इसका मतलब ये है कि तमाम तर अदालती कार्रवाई है। अगर कोई डील कही जा रही है तो फिर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कोर्ट ने कोई डील कर रही है उनके साथ, या ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कोर्ट नवाज शरीफ के साथ मिल गई है, उन्हें बरी कर दिया गया। तो ये वो सवाल हैं जो जिसके मुतालिक कोर्ट ही बता सकती है और जो डील का आंसर है वो सबके सामने ही है कि जावेद बलोच, अगर रेफरेंसेस इतने ज्यादा क्लियर थे और हर चीज बिल्कुल वाज़ेह थी जिसकी वजह से बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई, तो फिर उससे ये तासुर दिया जाएगा कि अगर केसेस इतने आसान थे तो फिर इसका फैसला वक्त पर क्यों नहीं कर लिया गया, इतना डिले करके फैसला क्यों किया गया। ज़ीशान सैयद, आपसे सवाल करना चाहते हैं कि बताइएगा कि आज जब समाअत हुई तो वहां पर कौन कौन से साथ में सियासी रहनुमा मौजूद थे और नवाज शरीफ क्या कोर्ट रूम से बाहर निकल चुके हैं और अपनी रिहाइशगाह की जानिब जा चुकी हैं, और क्या वो मीडिया से कोई गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। देखिए, आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो एक तो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के लिए टाइम जो है वो मुकर्रर की थी। 2 बजे इस केस की समाअत होना थी और तकरीबन 2 बजे के बाद केस पे समाअत शुरू हो गई।
नवाज शरीफ के साथ लीगी क़यादत जो है, इसमें ख्वाजा आसिफ इसहाक डार, राजा जफर उल हक, फताह तारड़, आजम नज़ीर तारड़ समेत दीगर जो लीगी क़यादत है वो मौजूद थे यहाँ पे, मरियम औरंगजेब तक। और जब फैसला महफूज हो गया तो जो नवाज शरीफ की क़यादत थी, लीगी क़यादत थी, वो उनके साथ थे। और जब फैसला सुनाया गया तो कमरे अदालत में भी नारेबाजी की गई नवाज शरीफ के हक में। बल्कि फिर जब नवाज शरीफ कमरे अदालत से बाहर निकले और हाई कोर्ट के मेन गेट पे पहुंचे तो भी वहां पे शदीद नारेबाजी की गई। उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो हाई कोर्ट से रवाना हो गए अपनी रिहाइशगाह की तरफ। अब जाहिर है नवाज शरीफ ने पिछले जब एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत हुई थी तो उसके बाद उन्होंने 2 दफा मीडिया टॉक की। और आज भी वैसे कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट उनकी तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आई है, लेकिन इम्कान ये है कि वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर अपनी इस केसेस का एक बार फिर से हवाला करेंगे या हवाला देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी करेंगे। क्योंकि जब 2 समातों में 2 रेफरेंसेस में उनकी बरियत हुई थी तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा था कि मैंने इस मामले को छोड़ा था अल्लाह के ऊपर, और जब मुझे सियासत से आउट करने वाले थे वो उसमें आज हम सुरखुर हुए और वापस आकर हमारे खिलाफ जो झूठे केसेस थे वो खत्म हो गए। तो आज एक तीसरा केस जो पनामा से जुड़ा हुआ था, जिसमें नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 2.5 मिलियन रुपए की सजा जो है वो सुनाई गई थी, तो एक तीसरे रेफरेंस में जो पनामा रेफरेंस था उसमें उनकी बरियत हो गई। तो जरूर वो उस हवाले से मीडिया गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट से जाते हुए चूंकि सिक्योरिटी सख्त होती है, नवाज शरीफ की अपनी सिक्योरिटी होती है, इस्लामाबाद के पुलिस के जवान जो है वो उसको अपने हिसार में लेके कमरे अदालत तक पहुंचा देते और कमरे अदालत से फिर उनके बाहर गाड़ी तक पहुंचा देते। तो जाते हुए या आते हुए उन्होंने कोई मीडिया टॉक नहीं की, लेकिन मुमकिन ये है इम्कान चूंकि माजी में नवाज शरीफ की जानिब से सुने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे तो इस हवाले से भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी ठीक है, इस हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से हम अहम खबर के हवाले से अपडेट करते चले, जहां पर नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इससे पहले एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, क्लीन चिट दे दी गई थी। और ये तीसरी कड़ी थी पनामा केसेस के हवाले से जिसमें नवाज शरीफ को अब बाइज्जत बरी कर दिया गया है अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से। और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर फैसला भी जारी कर दिया है। नवाज शरीफ को 7 साल की कैद और साथ में जुर्माना भी किया गया था जिसको मुअत्तल कर दिया गया है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी किया है। एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया और सजा की बुनियाद पर दी गई नवाज शरीफ की नाअहली की सजा भी खत्म कर दी गई है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल के लिए नाअहल करार दिया था। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सजा सुनाई थी। अब ये तमाम रेफरेंसेस क्लियर हो चुके हैं, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और नवाज शरीफ अब इलेक्शन में जा सकते हैं। बिल्कुल उनको बरी कर दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है, तमाम केसेस से अब वो फ्री हो चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले जो कि कोर्ट में फैसला हुआ और नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया कि नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस से जो एक रह गया था जिसका इंतजार था, अब उसमें भी नवाज शरीफ को सब क्लियर कर दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अहम केस की समाअत हुई जिसके हवाले से अभी ये शॉर्ट सा फैसला सामने आया है कि नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। तफसीली फैसला अभी शाम तक या रात तक जारी हो जाएगा। तो अपने नाज़रीन को हम एक मरतबा फिर से अहम खबर से अपडेट करें कि नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर आज समाअत हुई थी जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की और फैसले को महफूज किया था। उसके बाद सुना दिया गया था कि नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें केस में बरी कर दिया है।
सऊदी कंपनी अरामको ने गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए हैं। मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। सऊदी कंपनी अरामको ने गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% हिस्से जो है वो सरमाकारी करने के लिए हवाले से पाकिस्तान में बड़ी खुशखबरी है कि सऊदी कंपनी अरामको ने गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए हैं और मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अरामको को पाकिस्तान में अपनी मुतारिफ करवाने के लिए मजीद मौके भी मिलेंगे। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब से कुछ देर पहले जब निगरान वजीर आजम विजिट पर गए हुए थे तो ये बात सामने आई थी कि अब जो सऊदी अरब है वो बड़ी सरमाकारी करने के लिए पाकिस्तान में तैयार है। उसके हवाले से बड़ी खुशखबरी दी जा रही है कि सऊदी अरब की कंपनी अरामको, जिसमें पाकिस्तान में बड़ी सरमाकारी करने के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है कि सऊदी कंपनी अरामको ने गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए हैं और मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अरामको को पाकिस्तान में अपनी मसनूआत मुतारिफ करवाने के लिए मजीद मौके भी मिलेंगे। आपको अहम खबर से अपडेट करें जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, बड़ी खुशखबरी है, जिसमें सऊदी कंपनी अरामको गैस एंड ऑयल की कंपनी है जिसने 40% हिस्से खरीद लिए हैं और मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अरामको को पाकिस्तान में अब अपनी मसनूआत मुतारिफ करवाने के लिए मजीद मौके भी मिलेंगे। पाकिस्तान में मजीद सरमाकारी की जाएगी सऊदी अरब की जानिब से। सऊदी अरब की बहुत बड़ी कंपनी अरामको जो कि 40% हिस्से जिसने खरीद लिए हैं ऑयल एंड गैस कंपनी के, और मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अरामको को पाकिस्तान में अपनी मसनूआत मुतारिफ करवाने के लिए मजीद मौके भी मिलेंगे। तो पाकिस्तान की सरमाकारी के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सऊदी अरब की कंपनी अरामको की पाकिस्तान में सरमाकारी के हवाले से ये खबर सामने आई है। और यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा गया है। मज़ीद तफसीलात आपको बताते चले कि शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा गया है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नियो के नुमाइंदे काशिफ मुनीर। काशिफ मुनीर, बताइएगा, शरह सूद को बरकरार रखा गया है 22% पर, क्या तफसीलात है? देखिए जी, स्टेट बैंक की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ और आज जो है वो बहुत ज्यादा तवक्को लगाई हुई थी ताजिर बिजनेस कम्युनिटी ने कि आज जो है वो शरह सूद में कमी की जाएगी। तमाम जो स्टेट बैंक की जानिब से एलामिया जारी किया गया है उसमें 22% शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान किया गया और उसमें बताया गया है कि तो अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में जो महंगाई की शरह है वो बढ़ी है। यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो गुज़श्ता बोर्ड में फैसला उनको प्रेडिक्शन की थी कि अगले दफा जो है वो महंगाई कम होगी, इसमें हैरानकुन हद तक जो है महंगाई बढ़ी है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर नजर आया है वो गैस की कीमतें बढ़ने का नजर आया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो अगले 6 महीने उसमें महंगाई की शरह में कमी की तवक्को रखी गई है और जो माली साल 25 है उसके आखिर तक जो महंगाई है वो 5 से 7% तक आ सकती है। माली साल 24 के जो दौरान जो हकीकी जीडीपी है उसको उन्होंने कहा है कि वो जो है वो मुतदल रहेगा। इसके अलावा जीडीपी के हवाले से कहा है कि जीडीपी जो है वो बढ़ेगा। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक जो है वो 2.1% जो है वो साल बढ़ी है जीडीपी की, जो गुज़श्ता साल जो है वो 1% तक रही थी। जुलाई से अक्टूबर तक जो है वो खसारा जो है वो 65.9% जो है वो घटकर जो है वो $1.1 अरब रह गया है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है उसमें महंगाई के हवाले से जो है परेशान कुल सूरत नजर आई है। सूरत सामने जो अक्टूबर और नवंबर के जो नंबर सामने आए हैं उसमें महंगाई बढ़ी है, जिसकी वजह से जो शरह सूद है उसको 22% पर जो है वो बरकरार रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर अपडेट करने के लिए। और अब जुर्म दास्तान। फैसलाबाद में जराइम की शरह बढ़ने लगी है। डाकों और चोरों ने शहर में उद्यम मचा दिया है। फैसलाबाद पुलिस जराइम पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। शाहिद, क्या वजह है क्राइम में इजाफे की, पुलिस क्या कर रही है? जी, सनती शहर फैसलाबाद में जराइम की शरह खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है और इस हवाले से अगर हम डाटे पर जायजा लें
तो इकबाल टाउन, मदीना टाउन और लालपुर टाउन के साथ साथ सदर डिवीज़न में जो छोटे मामूली नोयत के और संगीन नोयत के जो मुकदमात दर्ज हुए उनकी तादाद 6362 है। इसके साथ साथ इनमें 72 से ज़ायद कत्ल के मुकदमात और इक़दाम कत्ल के मुकदमात हैं और भत्ते के 8 मुकदमात हैं। इस दौर में भी भत्ता जो है फैसलाबाद के शहर से वसूल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल चोरी और डकैती में 1000 से ज़ायद जो है वाक़यात रूनुमा हुए। इनमें से जो मुकदमात दर्ज हुए उनकी तादाद तो 1000 से ज़ायद है, लेकिन जो बरामदी की शरह है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से शहरी में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। अगरचे पुलिस ये दावा करती है कि उन्होंने बड़े जो है जदीद जो तौर पर वो जदीद तकाज़ों को बुरुकार लाते हुए मुलज़मान को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश है, लेकिन वो सिर्फ उन मुकदमात में होता है जहाँ पर प्रेशर होता है। इस वक्त फैसलाबाद में रात के वक्त स्ट्रीट क्राइम की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। फैसलाबाद जो है इस वक्त एक जराइम के हवाले से ख़तरनाक जो है शरह को छूने जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ओगरा की जानिब से अरबों रुपए का रिकॉर्ड ना फराहम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बार बार हिदायत के बावजूद ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अफसरान ने पेट्रोलियम मसवाती कीमतों के तयन का फार्मूला फराहम ना किया और कुदरती गैस के टैरिफ के तयन का फार्मूला भी ओगरा ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से छुपा लिया है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के गैर कानूनी पेट्रोल के कारोबार की तफसीलात का रिकॉर्ड भी गायब है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ओगरा की जानिब से रिकॉर्ड फराहम ना करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। इदरीस शेख हमारे साथ है। इदरीस शेख, क्या मामला है ये और बताइएगा कि इसमें गायब क्यों किया गया है, रिकॉर्ड छुपाया क्यों गया है? अच्छा, बिल्कुल कुछ कानूनी निकात को बुनियाद बनाया गया है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से, जिसकी बुनियाद पर यह तमाम तर जो अहम तरीन अवामी फलाह का और आवाम से बराह रास्त ताल्लुक रखने वाला जो रिकॉर्ड था, जो कि ऑडिट के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को फ्राहम नहीं किया गया, जिसके तहत ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जो कि साल 2001 का है, उसकी सेक्शन 14 की सब सेक्शन 2 की खिलाफ वर्जी की गई है। इस सिलसिले में ओगरा के अफसरान की जानिब से सिलसिले में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है गुज़िश्ता माली साल की ऑडिट रिपोर्ट बनाने के हवाले से बार बार ये मरासले लिखे गए, हिदायत जारी की गई ओगरा को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसके बावजूद अहम तरीन रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। इसमें जो रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया उसकी अगर तफसीलात की बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत जिनकी कीमतों का तयन है उसका फार्मूला तलब किया गया था ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ओगरा से, वो भी फ्राहम नहीं किया गया। इसके साथ साथ कुदरती गैस जो कि हर एक घर की तकरीबन हर एक कारोबार की भी जो ज़रूरत है उसकी भी जो टैरिफ का जो तयन किया जाता है उसकी भी तफसीलात मांगी गई थी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ओगरा से, वो भी फ्राहम नहीं की। इसके साथ साथ ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उनके खिलाफ की गई जो तमाम तर कार्रवाइयां हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो क्या कार्रवाई हो सकती है जिम्मेदारों के खिलाफ, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ओगरा के अफसरान को यह हिदायत की गई है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जो है साल 2001 उसकी सेक्शन 14 के तहत जो उसकी सब सेक्शन है 2 उसके तहत तमाम तर जो सरकारी वफाकी और सूबाई जो महकमे हैं, इदारे हैं, अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, वो जिम्मेदार हैं कि तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को जो है किसी भी किस्म की माली बेज़ाब्तगी और तमाम तर कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए जो अखराजात किए जाते हैं उनकी निशानदेही के लिए फ्राहम करे। इसके बावजूद ओगरा के अफसरान की जानिब से ये रिकॉर्ड नहीं किया गया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को, जिसके बाद जो है ये रिकॉर्ड फ्राहम ना करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की गई ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये तमाम तर जो रिकॉर्ड था ये ताहाल जो है तकरीबन ये 3 से ठीक है। बहुत शुक्रिया इदरीस शेख, आपने तफसीलन हमें सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। एमकेएम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जारी है। बार बार कहता हूं मैं भूल नहीं सकता टीवी की फुटेजेस आप लोगों के कैमरों के जरिए कि आप अपने कैमरों पे दिखा रहे हैं कि एक पोलिंग स्टेशन पे डाकू हमला करते हैं, बाकायदा डाकू, ओरिजिनल डाकू, कोई फिल्मी डाकू भी नहीं, ओरिजिनल डाकू सिंध के, वो पोलिंग स्टेशन पे हमला करते हैं और रिपोर्टिंग हो रही है, वीडियो चल रही है, रिपोर्टिंग हो रही है कि डाकू आए और सुबह सुबह स्टाफ और पोलिंग बैलेट पेपर और बॉक्स अपने साथ अगवा करके ले गए, पेपर भी, बॉक्स भी और स्टाफ भी, और इतने एक्यूरेट डाकू थे वो, इतने जिसे कहते सिविलाइज डाकू थे कि उनको पता है कि पोलिंग का टाइम 5 बजे खत्म हो जाएगा। उन्होंने देर नहीं की, 5 बजे से पहले
डाकू लेकर वापस सारे डब्बों को ले आए, स्टाफ को वापस ले आए और अंदर से खाली डब्बे लेकर गए थे, और जब वापस आए तो भरे हुए डब्बों के साथ आए और अंदर से वोट निकल रहा है पीपल्स पार्टी का। और मजे की बात है, इस पूरे एपिसोड के बाद वोट पीपल्स पार्टी का निकल रहा है और उस पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की जीत की अनाउंसमेंट कर रहा है इलेक्शन कमीशन। कमाल बात है, कमाल बात। एज इफ के डाकू भी अरेंज थे और जो है वो पोलिंग स्टाफ भी अरेंज था और पोलिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध भी अरेंज था, और वो ऐलान कर रहे हैं और वो जीत गया बंदा। अगले दिन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ को सैक होकर गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, नहीं हुए। पूरा साल हम बोलते रहे, नहीं हुए। अब जाकर अल्लाह अल्लाह करके हमारी बात अल्लाह ने दिल में डाली है। कल रात, शायद कल रात में उनको यहां से उनका तबादला किया गया। तो बहुत देर आए, पता नहीं दुरुस्त आए नहीं आए, लेकिन बहुत ही देर से आए। भाई हमें इतना कुछ करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। ये तो डिपार्टमेंट का, इदारे का अपना मैकेनिज्म होना चाहिए था कि इसको हम क्यों कर रहे हैं। हम इस पाकिस्तान के इस बहुत ही गंभीर तरीन इलेक्शन को पहले से डाइल्यूटेड होने से बचाना चाहते हैं, पहले से उस पर उंगलियां उठने से बचाना चाहते हैं। हम इस इलेक्शन को साफ और शफाफ लड़ना भी चाहते हैं और ये दिखना भी चाहिए। उसके लिए तमाम जेरीमैंडरिंग जो कि स्टाफ की सूरत में और हलकों की सूरत में हो रही थी और हो रही है, उसको जो है वो रोकना हमारा फर्ज है। तो जो कोई भी पाकिस्तान में बैठकर हम पर ये तबसरे करता रहा है पिछले दिनों कि भाई हम पता नहीं क्यों एतराज कर रहे हैं, इलेक्शन डिले कराना चाह रहे हैं, ओ भाई आप हमारे हाथ पैर बांध दो, हल्के खराब कर दो और बोलो बस इलेक्शन की डेट आ गई है, बस आपने लड़ना है इलेक्शन। आप अगर अपनी आपके ऊपर नाजायज हो रही है जो बात, आप अगर शोर मचाएंगे, उसके ऊपर रोएंगे, तो आप ये समझा जाएगा कि आप इलेक्शन डिले कराना चाह रहे हैं। अजीब मजाक की बात है। इलेक्शन सिर्फ होना मकसद है तो हो तो गए तो 2018 में इलेक्शन, और अगर सिर्फ इलेक्शन की अनाउंसमेंट ही करना बाकी है तो भाई क्या जरूरत है इतना एहतमाम करने की। सीधे सीधे आप जो जिसको जितवाना चाहते हैं उसकी अनाउंसमेंट कर दें, फिर ये तकल्लुफ करने की भी क्या जरूरत है, इतने लोगों को पीछे लगाने की क्या जरूरत है, इतने अरबों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। भाई जिसके उसका रिजल्ट अनाउंस कर दो। आपकी जब यहां पे हड़धर्मी चलती है, आप रिजल्ट अनाउंस कर दोगे, लोग शोर शराबा करके चुप हो जाएंगे। आपने 4 साढ़े 4 साल तक इसी तरह अनाउंस करके पीटीआई की हुकूमत चलाई नहीं है क्या? आप फिर चला दोगे। पाकिस्तान में इतनी सख्त है अब कि वो ये सारा बोझ, ये बर्डन बर्दाश्त कर सकता है, तो कर लो ये काम। नहीं है पाकिस्तान में इतनी सख्त अब कि पाकिस्तान को 2018 की जेरीमैंडरिंग का नतीजा हम ऐसे दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, कोगमायर में धंसते चले जा रहे हैं कि हम निकलने का नाम नहीं ले पा रहे। सब चीजें तबाह बर्बाद हो गई। ये क्यों हुई है? ये पाकिस्तान में 2018 में इमरान खान साहब को जबरदस्ती यही जेरीमैंडरिंग करके लाकर बिठाने का नतीजा है कि आपने सब कुछ, सब पे बम मार दिए सारे आपने, और आपने अपना टारगेट अचीव किया। ये नहीं देखा कि आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो आप कोलैटरल डैमेज कर रहे हो, आप कुछ पाकिस्तान में छोड़ ही नहीं रहे हो। ये जो हमारे लोग करम फरमा कुछ कहते ना। आगे बढ़ते हुए बात करें सिंध में तालीमी बोर्ड्स के हवाले से, तो तालीमी बोर्ड्स की सरबराही कमिश्नर्स को देने का फैसला कर लिया गया है। कॉलेजेस के प्रोफेसर्स निगरान सिंध हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। सिंध भर के निजी स्कूल और कॉलेजेस एसोसिएशन के रहनुमाओं का भी हुकूमत से फैसला वापस लेने का ये मुतालबा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी तालीमी बोर्ड के इंतजामात नहीं चला सकती। हुकूमती फैसले से बोर्ड्स में खराबियां पैदा होंगी और माफियाज मजबूत हो जाएंगे। आपको बताते चले ब्यूरोक्रेसी तालीमी बोर्ड के इंतजामात को नहीं चला सकती है, ये कहा गया है। हुकूमती फैसले से बोर्ड्स में खराबियां और माफिया मजबूत हो जाएंगे, एसोसिएशन का ऐसा कहना है। इस हवाले से बात करते हैं, शफकत अजीज हमारे साथ मौजूद है कराची से, और इसके अलावा हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। शफकत बताइएगा, इसके अलावा बात करेंगे हमारे साथ मरकजी सदर मुनव्वर अली भी मौजूद होंगे। शफकत, निगरान हुकूमत के हवाले से जो फैसला किया गया है, नुमाइंदा तंजीमों से मुशावरत किए बगैर कर लिया गया है या मुशावरत करने के बाद किया गया है? देखिए, कुछ इसी तरह का फैसला कल अचानक सामने आया कि जब
सिंध के 3 अहम बोर्ड हैं जिनमें जो काफी अर्से से चेयरमैन से महरूम थे, लेकिन उसके बाद अचानक ये फैसला आया कि जो कमिश्नर थे उन शहरों के, उन्हें जो है वो अचानक चेयरमैन बोर्ड जो है वो तैनात कर दिया गया है। इस तैनाती के बाद जो है वो वहाँ के मुलाजमीन और साथ साथ जो असातिज़ा की तंजीमें हैं उन्हें भी जो है तशवीश में मुब्तला कर दिया है कि पहले ही बोर्ड का निज़ाम नहीं चल पा रहा था। पिछले 8 सालों से तमाम बोर्ड के जो इंतजाम थे, जो अहम ओहदे थे, वो एडवोकेज़म पर चलाए जाते हैं। अचानक एक नया फैसला आया है क्योंकि इन असातिज़ा का कहना है कि कमिश्नर के पास पहले ही इंतजामी बहुत सारे काम है, वो ये काम कैसे सर अंजाम दे पाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि वो एहतजाज भी करेंगे, जुमेरात से काली पट्टियां बांधकर जो है वो एहतजाज करेंगे। इसके साथ साथ अभी जो आने वाले ज़िमनी इम्तिहानात हैं उसका भी मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। इस हवाले से असातिज़ा में गम गुस्सा भी पाया जाता है। उनका ये कहना है कि किसी सीनियर उस्ताद या किसी प्रोफेसर को इस ओहदे पर लगाया जाए ताकि जो बोर्ड के इंतजामात हैं उन्हें बेहतर तौर पर चलाया जा सके, क्योंकि एक जो अफसर है, जो प्रोफेसर है, जो इंतजामात बेहतर तरीके से किए जा सके। हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ मौजूद है सिप्ला के मरकजी सदर मुनव्वर अब्बास। मुनव्वर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुनव्वर अब्बास साहब, क्या मुतालबात है आपके और हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया गया है आपके साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस सिंध का एक इंतहाई अहम मामला है जिस पर आपने मुझे बात करने का मौका दिया। बिल्कुल भी हमसे किसी ने अब तक राब्ता नहीं किया। मैं इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूं कि हमारे इंतहाई बेहतरीन वजीर आला सिंध को किसने इस डगर पे लगा दिया। ये उनको किस ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप जो है वो कमिश्नर्स के हवाले कर दें तालीमी बोर्ड्स। भाई, कमिश्नर्स आके क्या करेंगे वहां पे? उन्होंने अंडे की कीमतों को अब तक फिक्स करवाया है? उन्होंने सब्जी की, दूध की कीमतों को फिक्स करवाया, जो इंतहाई छोटा सा मसला है। यहाँ बोर्ड एक इंतहाई अलग मामला है जो 24 घंटे वहां पर सर्विस मांगता है एक ऑफिसर की मौजूदगी। ये कमिश्नर साहबान, इलेक्शन अभी आ रही है, वो उधर काम करेंगे या इधर करेंगे? मेरे कराची बोर्ड की हालत ये है कि यहाँ अभी तक फर्स्ट ईयर का नताइज अनाउंस नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री इम्तिहानात दिसंबर में होने थे, आधा दिसंबर गुजरने को है, फिर मेरे एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं। ये कैसे ये करेंगे? ये तो बहुत ज्यादा ज्यादती इन्होंने की है सिंध के साथ, इंतहाई ज्यादती की है। लगता है कि सिंध अभी तक लावारिस है, ये लावारसों की तरह चला रहे हैं। इनको जरा सा ख्याल नहीं है कि कैसे कौन सी चीज किस तरह से चलाई जाती है। भाई, इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं आपके तवज्जुद से अपने इंतहाई बेहतरीन वजीर आला साहब की खिदमत में ये सजेशन पेश करना चाहता हूं कि आप कम से कम किसी माहिर तालीम को तो लगाएं आप उस पर। हमारे डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस मौजूद हैं, आप इजाफी चार्ज। ठीक है, मुनव्वर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, सिप्ला के मरकजी सदर। उनका ये कहना था कि वो दरख्वास्त कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म से और बाकियों से कि डायरेक्टर जनरल मौजूद है, किसी कंसर्न पर्सन को तालीमी बोर्ड के ऊपर लगाया जाए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हुर्रियत क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी को अगर वहां कोई सूरत बदल गई है, क्या 10,000 फौजियों को निकाला गया वहां से? नहीं निकाला गया। हिंदुस्तान ये बात जानता है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कोशिश इस वक्त है कि वो हमें तकसीम कर रहा है बरादरियों में, वो हमें तकसीम कर रहा है मजहबी बुनियादों पे। हमें इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। हमने आज तक जिस तरह उसको सहा है, हम आगे भी सहेंगे। हमने किसी सूरत में हिंदुस्तान को न कबूल किया है न करेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान, जिस बात का जिक्र यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लेवल पे भी पाकिस्तान की सारी क़यादत से कश्मीरी क़यादत मिलेगी, हर पार्टी के सरबराह से मिलेगी। और उसके साथ साथ जो हमारे डायस्पोरा में बाहर लोग हैं वो भी इसमें शामिल होकर इस तहरीक को मजीद मजबूत और मजबूत तर करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। नैब लाहौर ने साल 2023 के दौरान अरबों की रिकवरी कर ली है। नैब ने रवा साल करप्ट अनासिर से अरबों रुपए लेकर कौमी खजाने में जमा कराए हैं। मजमूई तौर पर 4 अरब 15 करोड़ डायरेक्ट रिकवरी के तौर पर बरामद कर लिए गए हैं। बात करते हैं वकास खौरी से। जी वकास खौरी, बताइएगा कितने रिकवर करा लिए गए हैं?
जी बिल्कुल, नैब लाहौर ने 2023 के दौरान करप्ट नासिर से अरबों रुपए लेकर कौमी खजाने में जमा कराए हैं। मजमूई तौर पर 4 अरब 15 करोड़ की डायरेक्ट रिकवरी ये जो है वो की गई, जबकि 4 अरब 15 करोड़ की ही प्ली बार्गेन भी की गई। इसी तरह नैब ने 2 अरब 37 करोड़ की इंडायरेक्ट रिकवरी भी की, जबकि 8 अरब 40 करोड़ की रकम कौमी खजाने में जमा और मुतासिरीन में 2023 में नैब लाहौर में कई अहम शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरियां भी शुरू की गई। चौधरी परवेज लाई, मोहम्मद लाई और उस्मान गुलजार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात के केस बने, जबकि आशियाना हाउसिंग में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राहत चीमा को एक आमदन से ज्यादा असासा जात केस में क्लीन चिट भी मिली। जी, क्लीन चिट भी मिल गई। वकास कौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब पुलिस में तरक्कियों के मुंतज़िर कांस्टेबल्स के लिए बुरी खबर है। B1 लिस्ट इम्तिहान के लिए उम्र की हद 45 साल से कम करके 39 साल कर दी गई है, जिससे लाहौर पुलिस के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तरक्की के मुंतज़िर सैकड़ों एहलकार मुतासिर होंगे। और लाहौर पुलिस के एहलकारों ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से नोटिस देने का मुतालबा भी किया है। बात करते हैं शाहिद रिजवी से। जी शाहिद रिजवी, बताइए, का उम्र कम कर दी गई है, 45 से 39 साल कर दी गई है? बिल्कुल, एक महकमा 2 कवानीन हैं। SSP एडमिन लाहौर का अनोखा कारनामा सामने आया है। IG पंजाब की जानिब से जो है B1 लिस्ट के इम्तिहान के लिए उम्र की हद जो है 45 साल मुकर्रर की गई थी। SSP एडमिन ने जो है लिस्ट B1 के इम्तिहान की उम्र की हद 39 साल कर दी है। इस हवाले से SSP एडमिन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है। IG पंजाब के अहकामात को उन्होंने मानने से इनकार भी किया है। IG पंजाब की जानिब से जो है B1 लिस्ट का इम्तिहान जो है वो जल्द अज जल्द लेकर जो है रिपोर्ट भिजवाने के लिए मरासला भी जारी किया गया था। इस हवाले से SSP एडमिन ने कल एक मरासला जारी किया गया है कि B1 लिस्ट का इम्तिहान जो है 16 दिसंबर को जो है एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बेदिया में होगा और कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र की हद है वो 39 साल उन्होंने मुकर्रर की है। जो 39 साल से ज़ायद के जो एहलकार हैं उनमें बददिली फैल गई है कि जो इम्तिहान है वो जो है IG पंजाब ने 45 साल उम्र की हद मुकर्रर की थी, लेकिन SSP एडमिन लाहौर ने जो है अब 39 साल कर दिए, जिससे वो सैकड़ों लाहौर पुलिस के एहलकार जो हैं वो इस इम्तिहान से महरूम होने का खदशा है। IG पंजाब इसका नोटिस लें और दोबारा से जो है उम्र की हद जो 45 साल उन्होंने मुकर्रर की है लाहौर पुलिस में भी उस पर अमल दरामद करवाया जाए। ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया। बल्दिया उस्मा कराची भी आवारा कुत्तों से महफूज नहीं। बल्दिया उस्मा कराची में कुत्तों का राज है। सड़कों और गली मोहल्लों में कुत्ते दंदनाते फिरते हैं और कुत्तों से जो शहरी हैं वो भी महफूज नहीं है। इसके अलावा बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर में एंट्री और मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा न्यूज़ सरफराज कायम खानी से जानते हैं। सरफराज कायम खानी, आवारा कुत्ते मटर गश्त करते फिर रहे हैं, कोई नोटिस देने वाला नहीं है क्या? जी मरियम, देखें, बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से जो आवारा कुत्तों को ऊपर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी वो तो पूरी नहीं कर सके, लेकिन बल्दिया उस्मा कराची अपने मरकजी दफ्तर में भी आवारा कुत्तों को ना रोक सका। आज देखने में आया है कि आवारा कुत्ता जो है वो न सिर्फ मेयर कराची के दफ्तर के बाहर मटर गश्त करता हुआ नजर आया, बल्कि तमाम फ्लोर पर जो है वो चलते हुए भी नजर आया। बताए जो मुलाजमीन है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इस तरह ठीक है, बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर के अंदर ही ये मटर गश्त करते कुत्ते पाए गए हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। मौसम सरमा की सौगात खट्टा मीठा रस भरा किन्नू न सिर्फ पककर तैयार हो चुका है बल्कि फरोख्त के लिए मार्केट में भी पहुंच चुका है। सरगोदा में किन्नू के बाग से तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद इमरान कोराइया। जी इमरान। खट्टा मीठा रस भरा ये किन्नू पक कर तैयार हो गया है और अब ये मार्केट में भी दस्तयाब है। किन्नू के हवाले से हम बात कर लेते हैं। इस किन्नू के जो बागात के मालिक हैं मलिक शफी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये हमारे सरगोदे का किन्नू एक बहुत अच्छी क्वालिटी का किन्नू है। ये दुनिया की बहुत से ममालिक में दस्तयाब जाता है, एक्सपोर्ट होता है। इसमें बहुत मिठास भी है और इसमें बहुत मुआवजा भी कमाया जा सकता है। ये बहुत से लोग इसमें उजरत मजदूरी
मजदूरी करते हैं। इसमें मुल्तान से लोग आते हैं और मुल्तान से इसकी कटाई वगैरह करके पैक होता है और मुख्तलिफ ममालिक में जाता है। ये फैक्ट्रियों में भी से लेकर पैक होकर मुख्तलिफ ममालिक में जाता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका यही कहना है कि ये किन्नू के जो बागात हैं इन पे बहुत ज़्यादा जो है हम मेहनत करते हैं। अब इस वक्त सरगोदा के जो बाज़ार हैं, मार्केटें हैं और इसके अलावा जो मंडी है वहाँ पर किन्नू जो है शहरी जो है ख़रीदने में मसरूफ़ हैं और इसको खाने के बाद लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।